नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। विद्यार्थी मित्रों, बीए तृतीय वर्ष और एमए के प्रथम वर्ष में भाषा शिक्षण तथा साहित्य शास्त्र इस प्रकार का एक प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र में भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषाएं, भाषा का स्वरूप और भाषा की विशेषताएं, ये इस प्रकार का एक घटक है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आमतौर पर भाषा किसे कहते हैं, वैसे देखा जाए तो भाष्य इस संस्कृत धातु से जो भाषा शब्द बना हुआ है, इसका इस संस्कृत शब्द का अर्थ होता है बोलना। तो जो हम जो बोलते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी बोलते हैं ये भी भाषा नहीं है। यानी कि भाषा ये एक निश्चित स्वनात्मक ध्वनि की व्यवस्था होती है, उसे ही भाषा कहा जाता है। तो शास्त्रीय दृष्टि से भारतीय आचार्य और पाश्चिमात्य आचार्य भाषा किसे मानते हैं, इसके बारे में हम इन विद्वानों की परिभाषाओं के बाद विद्वानों की परिभाषाएं और जानने की कोशिश करेंगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपने विचारों का जो आदान प्रदान करता है वह भाषा के द्वारा ही करता है। इसलिए भाषा ये क्या है, ये माध्यम है और इस भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचार प्रकट करता है। जानवरों को भी भाषा होती है, लेकिन जानवरों की भाषा यह सांकेतिक भाषा होती है। मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मनुष्य बोलता है। फर्क इतना ही है कि जानवर ये संकेत करते हैं, जानवर अपने एक प्रतीकात्मक भाषा में अपने हाव भाव व्यक्त करते हैं। मनुष्य बोलने के साथ साथ ये प्रतीकात्मक हाव भाव के द्वारा ही अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो फिर आइए आज हम जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा का स्वरूप और भाषा की विशेषताएं क्या है। वैसे देखा जाए तो भारतीय ऋषि मुनियों से लोक संसार के कतिपय भाषा विद्वानों ने भाषा की परिभाषाएं करने की कोशिश की गई है। हम आधुनिक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जो भाषा की परिभाषाएं दी गई है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, भारतीय विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास भाषा उसे कहते हैं विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। यानी कि ध्वनि के माध्यम से जो हम व्यवहार करते हैं वही भाषा कही जाती है। ऐसी एक परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की है। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना जी इस प्रकार कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको उनके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो ध्वनि चिन्ह जो निश्चित किए गए हैं और उस ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य आपस के जो भी व्यवहार होता है वह व्यवहार विचार विनिमय के द्वारा करता है। इन सभी व्यवहारों को हम एक समग्र रूप से भाषा कह सकते हैं। ऐसी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने परिभाषा दी है। उसके बाद तीसरी परिभाषा के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी यह कहती है कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। देखिए इस परिभाषा में भी वही अभी तक हमने दो परिभाषाएं देखी, उस परिभाषाओं में भी एक थोड़ा सा मिलता जुलता विचार यहाँ पर प्रकट होता है। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह जो होते हैं वही भाषा है और यह अपने मन के विचार हम बहुत सरलता के साथ दूसरों के सामने जब प्रकट करते हैं तो उसको ही भाषा कहा जाता है। ऐसी व्याख्या आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने की है। उसके बाद चौथे लेखक है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, जिनकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करता है उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। जिनकी सहायता से जब हम बात कर रहे हैं तो किस सहायता से कर रहे हैं, इस सहायता करने वाले घटक को ही हम भाषा कहते हैं। तो ये जो सहायक घटक जो होते हैं ये यादृच्छिक रूढ़ और ये ध्वनि संकेत होते हैं और ये एक व्यवस्था है, प्रणाली है। इसको ही हम
भाषा कहते हैं, ऐसी आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने व्याख्या की है। उसके बाद डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुने यह कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले और सारे संकेत आते हैं जो देखे या सुने जा सके और इच्छा अनुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके। इस प्रकार की गुनी जी की परिभाषा में हम देखते हैं कि भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। उन्होंने कहा है कि विचारों को अपने भावों को सूचित करने वाले जो संकेत होते हैं और जो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और प्रकट भी कर सकते हैं, उत्पन्न भी कर सकते हैं और दोहरा भी सकते हैं, ऐसी सांकेतिक प्रणाली को हम भाषा कहते हैं। यह भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा थी। उसके बाद हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। पाश्चिमात्य विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है वो किस प्रकार की है। सबसे पहले पाश्चिमात्य विचारवंतों में दी गार्डिनर एक नाम का विचारवंत है, लेखक है। उनके अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहारों को भाषा कहते हैं। इस परिभाषा में भी गार्डिनर ने भी विचार यानी कि अपने विचार प्रकट करने के लिए जिन ध्वनियों की सहायता लेते हैं उसको ही भाषा वे कहते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध विचारवंत है डॉक्टर हेनरी स्विट। इन्होंने व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहा है। बहुत सरल परिभाषा है, इसमें कोई भी ऐसे खींचतान नहीं है। बहुत सरल और सहज शब्दों में व्यक्त ध्वनियों द्वारा यानी कि जो भी हम बोलते हैं उस ध्वनियों के माध्यम से जो हम भाव व्यक्त करते हैं उसको भाषा कहते हैं। उसके बाद ब्लॉक और ट्रेगर ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिनके सहारे कोई समाज दूसरे समाज के साथ परस्पर व्यवहार करता है। बहुत सरल परिभाषा है। उसके बाद एडवर्ड सपीर इस नाम का एक विचारवंत है। उन्होंने अपनी परिभाषा में इस प्रकार का कहा है कि भाषा एक ऐसी विशुद्ध मानवीय एवं प्रयत्न साध्य ध्वनि व्यवस्था है जिनके सहारे कोई समाज परस्पर व्यवहार करता है। यानी कि इन्होंने स्पष्ट परिभाषा में कहा है कि जिस समाज के साथ व्यवहार करते समय जिस माध्यम का उपयोग होता है वही भाषा है। इस प्रकार भाषा के संदर्भ में भारतीय विचारवंत और पाश्चिमात्य विचारवंतों में एक सामान्य दृष्टि से हम देखेंगे कि इसमें बहुत कुछ साम्यता भी दिखाई देती है। व्यक्त ध्वनि यादृच्छिक व्यवस्था स्वनिम व्यवस्था इस प्रकार के शब्दों में समानता दिखाई देती है। यानी कि सर्वसामान्य दृष्टि से कहा जाए तो भारतीय और पाश्चिमात्य विद्वानों द्वारा उपयुक्त जितनी भी हमने परिभाषाएं देखी उसको हम निष्कर्ष रूप में कहें तो भाषा यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। यह मानव समुदाय से तात्पर्य संपूर्ण संसार के मानव समुदाय से है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं उसके माध्यम से हम संसार में सर्वत्र व्यवहार कर सकते हैं। संभव है जिस देश में हम पहुंचे वह हमारी भाषा के बजाय कोई दूसरी भाषा बोलता हो, लेकिन इससे न हमारी भाषा अभाषा हो जाती है न ही उस देश की भाषा अभाषा हो जाती है। अंतर इतना ही नहीं है कि ये दोनों भाषाएं भिन्न भिन्न होती है। दुनिया में लगभग हम देखते हैं कि 4000 के आसपास भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा के समझने वाले लोग दुनिया में है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुनिया की सब भाषाएं समझता हो। ऐसी स्थिति में मानव समुदाय की महत्तम सीमा और निर्धारित करने के लिए लघुतम सीमा भी एक होती है। तो ये लघुतम सीमा ही दो व्यक्तियों की भाषा की विशेषता दिखाई देती है। तो यहाँ पर भाषा की परिभाषा के संदर्भ में हम चर्चा की। उसके बाद इस भाषा की परिभाषाओं के माध्यम से भाषा का स्वरूप भी हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे वह निम्नलिखित है। जैसे उसमें देखिए भाषा के स्वरूप के संदर्भ में पहला मुद्दा इस प्रकार का आता है कि भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि समूह है। भाव प्रकाशन के मुख्य साधन जैसे इंगित, मुख विकार, नेत्र संचालन आदि इसके अंतर्गत नहीं आते। साथ ही पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों के ध्वनियों की भी भाषा नहीं कहलाती। यही नहीं अपितु मनुष्य द्वारा चुटकी ताली बजाकर आदि उत्पन्न ध्वनियों की भाषा नहीं कहलाती,
क्योंकि इसमें कोई ये कोई भाषा मुख से निसृत नहीं होती है। तो ये भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि समूह को ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार का एक पहला स्वरूप भाषा का रहा है। उसके बाद दूसरा जो स्वरूप है, भाषा कहलाने के लिए इन ध्वनियों में एक व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। इसलिए मानव मुख से निसृत कोई भी अव्यवस्थित उटपटांग ध्वनि समूह भाषा नहीं कहला सकती। उदाहरण के रुलकन, इपरन जैसे ध्वनि समूह हिंदी भाषा की दृष्टि से उटपटांग होने के कारण भाषा कहलाने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार की प्रत्येक भाषा में भाषा की एक ध्वनि व्यवस्था होती है जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा जो भाषा का स्वरूप है, भाषा के ध्वनि संकेत यादृच्छिक और रूढ़ होते हैं। यादृच्छिक का अर्थ या आशय यह है कि इन ध्वनि संकेतों, शब्दों और उनके अर्थ में कोई सहज या नैसर्गिक संबंध होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में जिसे कुत्ता कहते हैं उसी को संस्कृत में कुक्कर या श्वान कहते हैं। ग्रीक में कुओन, लैटिन में कानिस, फ्रेंच में सिया, चैन, जर्मन में हुंड, अंग्रेजी में डॉग और तमिल में कुत्ते को नाय कहते हैं। इनमें से किसी भी ध्वनि समूह का कुत्ते नामक जीव से कोई भी सहज संबंध नहीं है। यह संबंध वस्तुतः आरोपित होता है, अर्थात किसी भी भाषा के शैवी विशेष के बोलने वालों ने कुत्ते को सूचित करने के लिए मनमाने ढंग से एक विशेष शब्द का ध्वनि समूह का प्रयोग कर लिया है। भाषा की उपर्युक्त परिभाषाओं से जो स्वरूप अगला जो आता है वह ये इस विवेचन के से यह सिद्ध हुआ है कि भाषा व्यक्तिकृत नहीं है अपितु समाज सापेक्ष है। पूरे समाज द्वारा स्वीकृत हुए बिना कोई शब्द या उसका अर्थ भाषा विशेष में स्थान नहीं पा सकता। उदाहरण के लिए फारसी में दरिया शब्द का अर्थ नदी है, किंतु गुजराती में समुद्र। गुजराती भाषी समाज दरियों से समुद्र का अर्थ ही ग्रहण करता है, इसलिए गुजराती में यह शब्द इसी अर्थ में चलेगा, चाहे दूसरी भाषाओं में इसका कुछ भी अर्थ हो। अगला जो भाषा का स्वरूप आता है यह पर भी द्रष्टव्य है, यहाँ पर यह भी द्रष्टव्य है कि यदि किसी भी भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं पर समय समय पर आवश्यकतानुरूप वह बदल भी जाते हैं, जो कालांतर में रूढ़ होते हैं प्रचलित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में आज पाश्चिमात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क के कारण विभिन्न शास्त्रों से संबंधित नए नए शब्दों का प्रचलन बढ़ रहा है। विज्ञान के संपर्क के कारण वैज्ञानिक शब्दावली का भी निर्माण हो चुका है, यही आगे चलकर रूढ़ हो जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड सपीर ने भाषा का जो प्रयत्न साध्य कहा है, इसका आशय यह है कि कोई भी भाषा व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः प्राप्त नहीं होती, उसे प्रयत्न द्वारा सीखना पड़ता है। वस्तुतः जिसे मातृभाषा कहते हैं उसे भी व्यक्ति बचपन के द्वारा ही अर्जित करता है। वस्तुतः संसार की कोई भी लिपि किसी भी भाषा के वास्तविक उच्चारित रूप में को पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ होती है। भाषा का जीवंत रूप उच्चारित ही है और भाषा विज्ञान का संबंध इसी से होता है। भाषा के स्वरूप संबंधी उपर्युक्त लक्षणों को जानने के बाद हम भाषा की परिभाषा निम्न प्रकार से दे सकते हैं। भाषा मानव मुख से उच्चारित सार्थक, यादृच्छिक एवं रूढ़ ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है।